सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हम हाजिर हैं आपके सामने अपने पिछले एपिसोड की कंटिन्यूटी में, क्योंकि एक बार बहुत लंबी हो जाए, बात तवील हो जाए तो आदमी को भी सुनते सुनते थक जाता है। हम बात कर रहे थे थर्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और नए आने वाली विश्व व्यवस्था के संबंध में। उसी बारे में कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी इंडिकेट कर चुके हैं, लाल किले से भी वो कह चुके हैं बार बार कि जी जी नया एक व्यवस्था आने वाली है, एक नया सिस्टम आएगा। और आज जो दुनिया में चल रहा है इसको थर्ड वर्ल्ड वार ही समझा जा रहा है। चाहे बम बंदूक कम चल रहे हो, हथियार कम चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मौसमी बदलाव आ रहे हैं, या आप समझे जी कि भूकंप आ रहे हैं, बदलाव, बहुत सी चेंजेस है और बहुत कुछ ऐसा लग रहा है। साइबर हैकिंग हो रही है, जहाज उलट रहे हैं, मिसाइलें अपने रास्ते खो रही हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ही है, कम या ज्यादा। आदमी चाहे वो कोरोना से जाए, मंकी पॉक्स से जाए, जिसको जब जाना है, जिसका जब वक्त है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो ऊपर वाला जब बुलाएगा उसकी अमानत है, इसलिए हम उस चीज से तो जी नहीं घबराते। जी सेंटर की बात चल रही थी तो मेरा कहना ये था कि मैं अफगानिस्तान को सेंटर ऑफ वर्ल्ड मानता हूँ। और ये एक जी ऐसा चौराहा है जहाँ से सेंट्रल एशिया भी जाता है, एशिया भी जाता है रास्ता, और जहाँ से हम यूरोप भी जाते हैं और अरब भी जाते हैं। जी तो जितना कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, उस कॉन्फ्लिक्ट का या उस जद्दोजहद का जो इसराइल और गजा के नाम पे शुरू हुई थी, मैं भाई साहब से सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि क्या इसका हमारे दक्षिण एशिया में जो सार्क की कंट्रीज है, जिसमें हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पिछले एपिसोड में आपने कुछ बात तालिबान के बारे में कही थी, तो मैं भी कहता हूँ। मैं जब इस पिछले दिनों सऊदी अरब में था, तो मैंने 8-10 हज़ार 8-10 हज़ार तालिबान एक साथ देखे थे। उनके चेहरे देखे थे, उन्हें समझने की कोशिश की थी कि ये किस तरह के लोग हैं। बाबा साहब, यकीन मानना, वो हज मुझे करने वो तो नहीं आए बिल्कुल, होंगे सर? वो आए तो हज करने ही थे, पर हज के 2 दिन बाद मुझे नज़र आए थे। तो वो क्या वहाँ से कहीं और कूच करने वाले थे, या फिर वो कोई बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग या मीटिंग की तैयारी कर रहे थे? क्योंकि एक साथ मतलब जो है वो जिस तरह का तालमेल था, देखिए क्या था वहाँ पर, अगर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इंडोनेशियंस हैं, तुर्कीज़ हैं, सभी होते हैं, मगर वो 2 कहीं बैठे हैं, 2-4 कहीं बैठे हैं, 2 मतलब इस तरह से मिक्स अप होता है सारा। ग्रुप होते हैं 10-10, 20-20, 50-50 के, मगर 5,000 के 7,000 के ग्रुप नहीं होते, और वो सारे के सारे एक साथ जमा नहीं होते। हालाँकि बहुत से जो अफ़गान थे, जिनमें से मेरे ख़्याल से वो, क्योंकि गेटअप से पता चलता है कि तालिबान भी थे, वो अलग-अलग भी थे, मगर जो मैंने ख़ास तौर से ग्रुप देखा, उसे देखने के बाद मैंने पूरा स्टडी करने की कोशिश की थी कि कुछ ना कुछ, कोई बहुत बड़ा मामला जो है वो चल रहा है। कहाँ चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या है, मुझे नहीं पता अभी उसके बारे में। मगर क्योंकि मैंने बात भी नहीं की इस मुद्दे से, हम भारतीय हैं तो हम तो डरते हैं, भले हालाँकि हमारी सरकार तालिबान के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर रही है। हमें शायद वहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने वाले हैं, रणनीतिक साझेदार भी है हमारे। पर चूँकि मेरा नाम वाहिद नसीम है और मैं तालिबान से बात कर लूँ तो मुझे तो जेल जाना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के ये एक अजीब-सी जो एक सभ्यताओं के बीच की लकीर है, ये काफ़ी गहरी हो चुकी है और इसकी भरपाई की सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आती है। मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में भी तनाव चल रहा है। पर इस पूरी कहानी को समझने के लिए चौराहा तो इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी तेज़ी से अफ़गानिस्तान डेवलप कर रहा है, इसमें जो सेंट्रल एशिया, यानी आप जिन्हें कह सकते हैं उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये रशिया से कनेक्टेड वाले, तमाम उस चौराहे पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये ईरान से और पीछे से जो है होते हुए भी पूरा रास्ता ये कनेक्ट करता है कि दुनिया को जोड़ने का काम, और एक चौराहे की तरह अफ़गानिस्तान करता है, जहाँ बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, जहाँ पर महिलाओं को भी उन्होंने कुछ हद तक छूट देना शुरू कर दिया है। तो किसी न किसी रोड मैप पर तालिबान काम कर रहे हैं,
और वो मुझे लगता है कि चाइना और रशिया के साथ मिलकर ही इस प्लान को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उनकी मीटिंगें भी चल रही है। ये जो सूरत हाल इस वक़्त बनी हुई है गल्फ़ में, वो तो आप आखिरी नतीजे की तरफ बढ़ गई है। मगर जो आपने पूछा कि ख़ास तौर से भारतीय उपमहाद्वीप में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रभाव जो है वो इस तरह से हो रहा है कि मैंने जो अ, इनकी स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश की है पश्चिमी जगत की, इनके अंदर सभ्यताओं के टकराव को पैदा करना एक मेजर टूल की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। सभ्यताओं के टकराव को ये कैसे इस्तेमाल करते हैं कि अ, एक सभ्यता को दूसरे सभ्यता के खिलाफ भड़काते हैं और एक का साथ देते हैं एक, और इन्हीं में से दूसरा जो है वो दूसरे का साथ देता है। सर जब ये यहाँ मैं टकराव थोड़ा की सा आपको बीच में रोकना चाहूंगा। जी, जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बंटवारे हुए थे, हाँ तो जी, जितनी भी मार्शल कौम थी, जितनी भी बड़ी सभ्यताएं थी, चाहे वो कुर्द हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, हाँ, जर्मन हो, हुँ, इन्होंने उन सबको बांट दिया था। जी। और मेरा मानना यह है कि सभ्यताएं नहीं टकराती, वहशीतें टकराती हैं। तो जो ब देखिए वो गलतियां उस हाँ, जमाने में की थी इन्होंने, जब हुँ, पंजाबियों को बांटा, बंगालियों को बांटा, पख्तूनों को बांटा, तो क्या ऐसा हुँ, नहीं हो सकता कि ये उन गलतियों को फिर सुधार के और सभ्यताओं के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से फिर एक नया विश्व बनाना चाह रहे हो? ये पंजाबियों का, ये बंगालियों का, ये पख्तूनों का, ये कुर्दों का, ये द्रविड़ का, हुँ। ये जर्मन्स का, क्या ऐसी कोई चांसेस आपको लगती हैं? अ, पापा साहब बात ये है कि सभ्यताओं का टकराव जो है, वो मुख्य हथियार रहा है पश्चिमी जगत का, कैपिटलिस्टों का, और ये अ एक ऐसा हथियार है जो असफल नहीं होता है। कहीं भी आप देखेंगे कि सभ्यताओं के अंदर इसीलिए सभ्यताएँ अलग होती है कि उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस होते हैं और एक-दूसरे में कमियाँ निकालने का काम करता है, जो एक लड़ाई का, एक झगड़े का बहुत बड़ा कारण बनाया जा सब चीज़ें जो हैं आप बड़े अच्छे से समझते हैं इन सब बातों को, इन सब चीज़ों को कि इसको कितनी आसानी से आसान होता है कि आप जो है सभ्यताओं के टकराव को जो है वो कनेक्ट कर दें और इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो कुल मिलाकर जिस तरह अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इन्वेड किया था, उसके बाद उन्होंने सभ्यताओं का ही इस्तेमाल किया था। बेसिकली ये करते थे कि एक राजा के पास जाते थे, उसको मदद करने की कोशिश करते थे, फिर वो दूसरे राजा के खिलाफ हो जाता था, फिर वो इस राजा के साथ ए राजा के और उसी के स्टेट के लोगों को खरीद कर फौजी बनाते थे और जब तो फिर उसके जो है समझौते करवाते थे और जिसका साथ अभी दे रहे हैं, फिर दूसरे इलाके से आके उसके खिलाफ किसी बड़े को खड़ा करते थे। तो पापा साहब बात ये है कि सभ्यताओं में ही उन्होंने सबसे पहले भारत में प्लान किया था कि पंजाब को लैंग्वेज के हिसाब से अलग कर दो, बंगाल को जो है वो अलग एक कर दो और साउथ को इसमें अलग रखो। तो इसमें से ये सभ्यताएँ आपस में बढ़ जाएँगी तो भारत जो है वो एक सभ्यता का बँटवारा वो धीरे-धीरे दिमागी तौर पर करते रहे मगर उसके ब जो जब कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि उससे पहले आज़ादी की लड़ाई में साउथ से लेके नॉर्थ तक पूरा भारत एक था। धीरे-धीरे फिर आप अब आपको याद होगा कि 1857 में जब गदर हुआ था तो उसमें तमाम देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नॉर्थ को साउथ सभी लोग बादशाह ज़फ़र को बादशाह बनाने के लिए इस देश में जो है वो आज़ादी की आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी। उस वक़्त बादशाहत के वक़्त में जब हम गुलाम हो गए थे। उसके बाद उन्होंने यही पेच ढूँढा था कि किस तरीके से इनकी बटालियन उसको बनाया जाए और फिर किस तरीके से इनको जो है सभ्यताओं में तक़सीम किया जाए और आपने डिफरेंसेस पैदा किए। ये डिफरेंसेस जो है वो आज भी जारी हैं, आप अच्छे से जानते हैं। इन डिफरेंसेस का इस्तेमाल अभी भी किया जा रहा है और ये डिफरेंसेस का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ़ सभ्यता का भारत में किया जा रहा हो ऐसा नहीं है, ये बांग्लादेश में भी हो रहा है, ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। मतलब इस पूरे नहीं अगर सर, मैं भारतीय यहाँ उपमहाद्वीप में देखूँ यहाँ एक हाँ, यहाँ जो मेरा मेन सवाल था, ये जो आप जी, बता रहे हैं बहुत थ्योरेटिकल बात है, बिल्कुल सही है, उस वक्त में ऐसा ही हुआ था। तभी उन्होंने जितनी मार्शल कौम थी दुनिया की सबको बांट दिया था। और अजरी तो 3 मुल्कों में है, कुर्द 6 मुल्कों में है, जी, पंजाबी 2 मुल्कों में है, हाँ, बंगाली 2 मुल्कों में है। लेकिन चूंकि हमारा तो काम
संकेत पकड़ना है। जी, हम तो सिग्नल्स पकड़ के उसको मैसेज को डेवलप करने वाले, हम तो साइफर पढ़ने वाले लोग हैं। जी। तो जो साइफर पढ़ा जा रहा है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में पंजाबियत को दोबारा से उभारा जा रहा है, हाँ, जबकि वहां ऐसा पख्तूनियत नहीं को भी होता था 75। पख्तूनियत को नाराज किया जा रहा है, पंजाबियत को उभारा जा रहा है, ये सभ्यताओं का हाँ, तो गेम ही तो अगर है। आप पख्तूनियत को नाराज करेंगे तो पख्तूनियत को भी तो उभारा जाएगा ना। वही तो सीधी कहीं बात है ना। ऐसा तो वो नहीं आप है मेरा जो मेन। उभारने के दो अच्छा, वो उभारने के दोनों उसी को उभारने के दोनों उसी तरीके को होते आप हैं यहाँ पवन ले आए साहब। इंडिया में। जी। इंडिया में ले आए तो जैसे हाँ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, हाँ, ऐसे ही बंगाल में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, और वैसे ही इंसिडेंट पूरे इंडिया में कई कंट्री, कई स्टेट्स में हुए, बिहार में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ। लेकिन बंगाल को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया किसी भी पार्टी ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर बंगाली बंगाली खड़े हो रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों है कि दोनों बंगाल में एक साथ रिवोल्ट जैसी हालात पैदा हो रही है? क्या इसके पीछे देखिए कोई भारतीय आपको, इसके जी, जी, जी। पीछे कोई आपको देखिए साजिश लगती है? देखिए बड़ी सीधी-सी बात है, साजिश तो बांग्लादेश में तख्ता पलट भी हुआ है। तो साजिशन में जबकि लोगों ने कहा चीन का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, फला का इन्वॉल्वमेंट है, हमने पहले घंटे में बता दिया था कि अमेरिका का है। अब शेख हसीना कह रही है कि अमेरिका का है, दुनिया के अखबार कह रहे हैं कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि अमेरिका इसमें बदलाव चाहता था। सवाल ये है कि सभ्यताओं का इस्तेमाल जो है, मतलब मैं एक टूल की तरह किया जाएगा, वही बताना चाहता हूँ। किया जाता रहा है और अब भी किया जा रहा है। सभ्यताओं का कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि आपने मतलब कमजोर करने के लिए आपस में लड़ा कर जो है डिवाइड एंड रूल बहुत बड़ी पॉलिसी रही है, और वो ब्रिटेन की नहीं बल्कि यहूदियत की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल की। तो लोगों में जाके पैदा कर दो। हम मतलब अब्दुल्ला इब्ने सबा को जानते हैं, हम जो है लॉरेंस ऑफ अरेबिया को जानते हैं, हमने बहुत सारी चीजों को देखा है और पूरी सभ्यताओं को नष्ट होते देखा है डिवाइड एंड रूल के तहत। और चंद दिमाग के खिलाड़ी इस खेल को खेलते हैं, और बहुत से राजा, बादशाह, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी इन सब खेल को नहीं समझ पाते। 2 साल पहले मैंने बांग्लादेश के लोगों को और भारत की सरकार को ये संकेत दिए थे कि जो पड़ोस में चल रहा है बांग्लादेश में, ये संकेत ठीक नहीं है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसकी सरदर्दी हम तक आ सकती है। अब नियत साफ हो तो सब कुछ हो सकता था, नियत साफ ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर बड़ी सीधी-सी बात ये है कि अगर हम भारत के अंदर भी सभ्यताओं के भेद पर रोज बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसी न किसी षड्यंत्र के तहत चल रहे हैं, जो षड्यंत्र भारत के हित में कतई नहीं है। जबकि हर सभ्यता को लड़ने वाली को ये लगता है कि ये हमारा हितैषी है और हमारा हित चाहता है, और बाद में सबको लतियाया जाता है, डंडियाया जाता है, उनकी कुल्लियां निकाल दी जाती है, और वो फिर गुलामों की तरह रोते हैं, चीखते हैं, और जो है कुछ नहीं उखाड़ पाते। क्योंकि गुलाम मानसिकता में जीने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के लोग जो हैं वो चिंतन तो करते ही नहीं है। आप सोच सकते हैं ना, आप सोच तो सकते आप, हैं कि जो एक आपको पूरी लगता की है कि पूरी कम्युनिटी तुर्किस्तान बन सकता है? मैथमेटिक्स को दरकिनार कर दे, तो उन वो कितने बड़े सोसाइटल हो सकते हैं, कितने बड़े आत्मघाती हो सकते हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी सीधी-सी बात है। एक तरफ बांग्लादेश में कूच हो चुका है। बांग्लादेश में अमेरिका पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान में जो फौज है, वो इतनी अमेरिका परस्त है कि अपने जनमान्य गणमान्य लोगों को, जो वेल रेस्पेक्टेड है, 1 सेकंड में एक इशारा आता है अमेरिका से, उस एक फ़ोन कॉल के ऊपर वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी खतरनाक फ़ौज पाकिस्तान में मौजूद है। उस फ़ौज के का कनेक्शन जो है ब ब जमात इस्लामी से बादसूर है। पाकिस्तान का ब बांग्लादेश का जो कनेक्शन है, वो जमात इस्लामी का जो कनेक्शन है, भले ही स्टूडेंट इसको कर रहे हैं। बेसिकली जो आपने अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया है, वो भी एक प्योर अमेरिकन ठप्पे वाला आदमी है। तो अमेरिकन ठप्पे वाला आदमी है, अमेरिका शेख हसीना को अभी तक शेल्टर देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये शरण देने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात ये आती है कि बांग्लादेश में दिन पे दिन तनाव बढ़ता जा रहा है।
और अगर ये तनाव बढ़ता जा रहा है तो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है पाकिस्तान का, इसमें इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का तो सीधे-सीधे है, इसमें चाइना अपना इनपुट डाल सकता है, हालाँकि चाइना का ना कोई बहुत बड़ा फ़ायदा और बहुत बड़ा नुकसान तब तक नहीं है जब तक अमेरिका यहाँ अड्डे ना बना ले। क्योंकि अमेरिका अगर यहाँ अड्डे बनाएगा तो फिर अमेरिका उसको चुनौती देगा, शायद वो बांग्लादेश को भी चुनौती देगा। तो अब इसका सवाल वो भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत पर सीधा असर ये है कि भारत भी देखिए हम भारतीय हैं और सलाह दे रहे हैं। जो बातें हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए कही है तो भारत भी उससे अछूता नहीं है, कोई अलग एंगल पे नहीं जा रहा है। अगर आप सब बताओ के अंदर बंटवारा कर रहे हैं तो आपकी नीयत पे हमें शक होना चाहिए कि कहाँ किससे मिलकर आप ये गेम कर रहे हैं। क्या भारत को ये कमजोर करने की एक साजिश नहीं है? अगर बांग्लादेश जो तरक्की में टाइगर की तरह निकलता जा रहा था सबसे आगे, अब आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि उसको रोटियों के लाले होंगे। लोग जितनी वहाँ भुखमरी फैलती जाएगी, बेरोज़गारी फैलती जाएगी क्योंकि अभी तक बांग्लादेश एक कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा था, उसे चीन का भी समर्थन था, अमेरिका भी अपने बाज़ारों से नहीं रोक रहा था, सबके साथ उसका चल रहा था। अचानक जो है उसका अब वो जियोपॉलिटिक्स के हिस्सेदारी में बँट गया है। ऐसी सूरत में कुछ लोग उसका व्यापार रोक देंगे, कंडीशंस रोक देंगे, कुछ जो एक उसका डायस्पोरा है, उस पर सख्तियाँ कर दी जाएँगी। कुल मिलाकर अब अर्थव्यवस्था उतनी खुली नहीं रहेगी। एक बहुत ही गरीबी से निकला था बांग्लादेश, शायद उसी तरफ वापस बढ़ जाएगा। ऐसी सूरत में डिस्टेबलाइजेशन और बढ़ता जाएगा और ये हमारा बंगाल की जो सरहदें मिलती है, असम की जो सरहदें मिलती है, मिज़ोरम तक हम अगर पहुँचते हैं, तो ये पूरे इलाके में भारत के आस-पास में चीज़ें होंगी और इन्हीं राज्यों के पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इन्हीं राज्यों के अंदर हमारे अपने लोग भी उसी तरह के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तय है कि फिर देश जोड़ने की नहीं बल्कि देश को तोड़ने की कोई साजिश हो रही है। नहीं, अगर यहाँ पर सब बताओ अमेरिका आ जाता है तो म्यांमार में चाइना बैठा है, तो आपका हाँ, मैं आपके हिसाब से तो फिर आपके हिसाब से तो प्रॉक्सी की लड़ाई का ग्रे एरिया हम ही बनने वाले हैं। ऑब्वियसली अगर मान लिया हम भी सब बताओ कि टकराओगे भई बंगाल में अरे ये मतलब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसने रेप किया तुरंत उसको फांसी होनी चाहिए, तुरंत सज़ा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक 1 सेकंड के अंदर कार्रवाई करके बंगाल सरकार को उस पे जो है अमल करना चाहिए और इस देश में जो कर कानून दी व्यवस्था उन्होंने। के नाम पर तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सब कुछ होने के बावजूद मगर पर्टिकुलर एक ही रेप केस पर पूरे देश में डॉक्टर स्ट्राइक कर दे, पूरे देश में मीडिया उस पे चढ़ जाए। आज उसी दिन के अखबार में आपको अलग-अलग राज्यों में रेप केस मिलेंगे। आज तक आप उठाएँगे तो कई रेप केस है, उसके बाद आपको मिल जाएँगे। इस पे सब खामोश रहेंगे और पर्टिकुलर एक ही पर करेंगे तो मतलब साफ है कोई षड्यंत्र है, टकराव का कोई षड्यंत्र है, बँटवारे का कोई षड्यंत्र है, गृह युद्ध का। ये सभ्यताएँ ठीक नहीं चल रही है। और अब मुझे मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा भी चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कर रहा है उसके बारे में बोलना चाहिए। कोई क्या करेगा? मार देगा, इससे ज़्यादा क्या करेगा? मगर सच तो बोलना पड़ेगा ना। अगर आप सब बताओ कि टकराव पैदा कर रहे हैं तो आप इतने ताकतवर नहीं हुए हैं अभी आप। मतलब ये लोग भी मीडिया के बहकावे में आ जाते हैं, चीज़ों को समझनी चाहिए। गल्फ क्यों लाचार खड़ा है? आज अमेरिका वहाँ पर अपने बेड़े लाके खड़ा कर दिया है। अभी माफ़ करना फिलीपाइंस के सामने भी 7वाँ बेड़ा लेके खड़ा हो गया है अमेरिका। उसके अलावा रूस के साथ आपके रवाबित चल रहे हैं, तो आपको अमेरिका धमका रहा है, आपका राजदूत अपने देश में नाराज़ हो रहा है, आप इतने ताकतवर थे, तो कोई कड़ा जवाब अमेरिका को दे के दिखाते ना कि तुम कौन होते हो हमारी डिप्लोमेसी को रोकने वाले कि हम रूस जाएँ कि ना जाएँ। आप पे अगर एक छोटा-सा अधिकारी वो तो प्रधानमंत्री हमारे या पूरे ओबेसी देश साहब पे से भी नाराज़ हो पूछे जाता है, हैं। तो तुम्हारी औकात पता चलती है तुम्हारी औकात क्या है। अगर तुम्हें उसे बैलेंस करने के लिए अभी फिर जाना पड़ेगा, आप जाओगे क्या उनको बैलेंस करने के लिए, तो इसका मतलब तुम्हारी हैसियत है ही नहीं। और ये हैसियत अगर अपनी देश की जनता को हम तो बरगलाते हो तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने ही देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हो क्योंकि अगर सच बताओगे तो जनता सोचेगी, संयम बरतेगी और ट्रैप में नहीं आएगी। अगर आप खुद ग्राउंड बना के दे देंगे तो ये ग्राउंड बना के ही तो 400 साल से वो राज करते आए हैं और तुम अगर ग्राउंड बना के दे रहे हो तो तुम्हारी नीयत पे शक क्यों नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इसके नतीजे आप देख रहे हैं। अगर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्टर सऊदी अरब, दुनिया का भारत से भी बड़ा हथियार इंपोर्टर है सऊदी अरब।
वो डरा बैठा है, दुबका बैठा है, कहता है उसका प्रधानमंत्री या उसका क्राउन प्रिंस के मेरी जान को खतरा है, मुझे लोग मार देंगे। तो सवाल ये उठता है कि चीन जैसा ताकतवर देश जिसके पास सब कुछ है, उसके बावजूद वो हमला करने के लिए तैयार नहीं, छोटे से एक ताइवान के ऊपर। सवाल ये उठता है कि अगर रशिया जैसे महाशक्ति के ऊपर एक छोटा-सा यूक्रेन उसी से लगा हुआ हमला कर देता है और बड़ा हमला परमाणु युद्ध की स्थिति तक पैदा कर देता है। आप जो है दुनिया भर से हथियार खरीद के अपने आप को, अपनी जनता को ये धोखा देने की कोशिश करें कि सुपर पावर के आप कहना मानने से इनकार कर सकते हैं और आप जो है उनके साथ टकराव की ताकत रखते हैं, तो आप देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि अगर किसी कमज़ोर आदमी को तो कोई यकीन दिला दे कि मैं बहुत बड़ा, आप घबरा मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं ही हूँ। वो कमज़ोर पतला-सा आदमी जाके किसी के साथ छेड़खानी करेगा और वो पलट के जब चाँटा मारेगा तो उसकी हवा में धूल चढ़ जाएगी और कई फीट ऊपर जाके आसमान से नीचे गिरेगा, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। ये काम कर रहे हो तुम, बाज आ जाओ हरकतों से। प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा को कैसे देखते हैं फिर आप? सीधी-सीधी दबाव की यात्रा है। सीधी-सीधी दबाव की यात्रा है। चंद भोंपू मीडिया बकवास कर देंगे, हम शांति करवाने जा रहे हैं, शांति करवाने जा रहे हो? मतलब वहाँ परमाणु हथियार चलने अपने वाले यहाँ हैं, तुम शांति की तो बात करवा रहे, किसने टास्क दिया तुम्हें? तुम्हारे साथ जो बातचीत होनी थी आखिरी पड़ाव की, अगर पुतिन ने वो बात कंप्लीट नहीं की तो क्यों नहीं की? जो डिफरेंसेस तुम्हारे ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ आ चुके हैं। लुक एट ईस्ट में आपके पास से ज ज श्रीलंका जा चुका है, बांग्लादेश जा चुका है, नेपाल जा चुका है, पाकिस्तान पहले से ही गया हुआ है। अगर तुम्हारा सारा का सारा अड़ोसी-पड़ोसी भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं, आज आपको भाईचारे की रिपोर्ट चलानी पड़ रही है मालदीव जैसे इतने से जो बिंदी सी दिखाई भी नहीं देती है। तो कुल मिला के तुम्हारी डिप्लोमेसी और ताकत है कहाँ? अगर है, तो फिर आपको सूझबूझ से पहले देश को इकट्ठा करना चाहिए। रोज़ देश में नए-नए फसाद बोने के तरीके नहीं ढूँढने चाहिए। लोग समझदार हैं, बहुत महान है इस देश के, अभी भी बहुत बड़ी तादाद में 80% से 90% लोग जो है, वो नहीं चाहते कि सभ्यताओं का टकराव हो। अगर कोई ये चाहता है, चाहे वो किसी भी सीट पे बैठा हो और कोई भी संगठन चलाता हो कि सभ्यताओं का टकराव हो, तो वो बिल्कुल बहुत ही गलत काम कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ कोई सभ्यता कमज़ोर नहीं है, गलतफ़हमी के शिकार ये खत्म कर दो। अगर 2 बराबर की सभ्यताएँ टकराती है, तो विनाश तय होता है, विनाश तय होता है। अगर ये हरकतें, तो ये सच्चाई तुम मानना नहीं चाहते, तो तुम अपने आप को धोखा दोगे, मुझे नहीं। देखो जी, ये तो आप कह सकते हो, हम तो महामानव को मानने वाले हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ पावा साहब तमाम वर्ल्ड के सिनेरियो को समझाने या समझने की और जनता को वो संदेश देने की जिससे दुनिया या विश्व जो है शांति की तरफ जाए। अगर कोई दुनिया को खतरे की तरफ लेके जाता है, तो हम अपनी जान पे खेलकर भी उसका सामना करते हैं, वही हम कर रहे हैं। हम शांति की बात करते हैं और शांति की बात करने वालों को भी ज़्यादा खतरा होता है आज की तारीख में, ना कि युद्ध करने वालों की। तो कुल मिलाकर देखिए सर, सभी लोगों से हम इनको गुज़ारिश खतरा करते होगा, हैं। जी, वाहिद नसीम साहब को खतरा होगा, ये तो ये जाने या अल्लाह बेहतर जाने। हम तो अल्लाह पर यकीन रखने वाले लोग हैं और हम तो इस चीज को मानते हैं कि जिंदगी की हिफाजत मौत खुद करती है, और जब वक्त आ हाँ, जाए तो कोई रोक नहीं सकता, और जब तक वक्त नहीं आए तो कोई मार नहीं सकता। हमसे ज्यादा इस चीज का तजुर्बा जिंदगी में किसने लिया होगा? आप लोगों से देखिए, रूबरू हाँ, होने का सिर्फ एक यही हमारा मकसद है कि हम अपने एक्सपीरियंस या जो भी हमारी जिंदगी के तजुर्बे हैं, हम आपको एक दिशा देते हैं सोचने के लिए। हम आपको अपने विचार या जो हमारी सोच है हम वो थोपना नहीं चाहते। हम बिल्कुल ये कहना चाहते कि आप हमारी बात माने, आप हमारी मुखालफत करें, लेकिन जो रास्ते या जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं, रहबरी है, कम से कम उसके बारे में एक बार सोचें, ख्याल करें। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आप फिर से रूबरू रहें और रास्ते में रहें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।